अस्सलाम वालेकुम। CS601 मॉड्यूल 89 से 100 तक पढ़ना है इस वीडियो में। ये लास्ट लेक्चर आपके मिड्स का। तो इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है बेसिकली कि कहता है कि साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल, कि हमने मल्टीपल सिग्नल्स को एक टाइम पे साइमल्टेनियसली एक लिंक के थ्रू, एक डाटा लिंक के थ्रू भेजना है। ठीक है, इस चीज़ को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। एक लिंक पे मल्टीपल सिग्नल्स को जो है वो सेंड करना साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम पे, इसको मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। कहते हैं कि एज डाटा एंड टेलीकॉम यूज़ इंक्रीजेज, ठीक है, जैसे डाटा और टेलीकम्युनिकेशन की यूज़ बढ़ रहा है, इस तरीके से उसकी ट्रैफिक, मतलब उसको यूज़ करने वाले भी ऑफ कोर्स बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि एक हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी हमें न्यू चैनल ज़रूरत पड़ता है, चैनल आपको याद हो मैंने बताया था कि एक लिंक का, अगर एक वायर एक लिंक है तो उसका कुछ हिस्सा एक चैनल हो सकता है। तो कहता है कि जब भी हमें न्यू चैनल चाहिए था, हमें नॉर्मली क्या करना पड़ता है कि एक न्यू लिंक इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है, देन वो कहता है कि हमें हायर बैंडविड्थ की लिंक्स इंस्टॉल करनी पड़ती हैं अगर हमें मल्टीपल सिग्नल्स नॉर्मली मल्टीप्लेक्सिंग के बगैर करनी पड़े। ठीक है, तो ओके, अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। सेंडिंग साइड पे क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग होती है, और रिसीविंग साइड पे डी मल्टीप्लेक्सिंग होती है, उलट होता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होगा, एन इनपुट लाइंस आएगी, एन कोई नंबर होगा, ठीक है, 3 4 5 जितने भी हैं, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। फिर उनको क्या किया जाएगा, एक लिंक में, ठीक है, जितने हमारे एन इनपुट्स हैं ना, उतनी हमारे उसमें चैनल बन जाएंगे एक लिंक में, और उसको हम एज ए कॉम्पोजिट सिग्नल, इनमें से जो डाटा आएगा उसको कॉम्पोजिट सिग्नल बना के भेज देंगे। डी मल्टीप्लेक्सिंग साइड पे क्या होगा कि उस एक सिग्नल को लेके डी मल्टीप्लेक्स करके जितने भी सिग्नल हमारे ओरिजिनली थे उनको उतनी आउटपुट्स में कर दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे इसकी 3 टाइप्स हैं मल्टीप्लेक्सिंग की। एक FDM है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, ये एनालॉग के लिए होती है। फिर WDM है, वो भी एनालॉग के लिए होती है। और फिर TDM है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, ये डिजिटल डाटा के लिए होती है। अब FDM क्या होती है, कहते हैं एनालॉग टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इन हर्ट्ज इज ग्रेटर देन द कंबाइंड बैंडविड्थ। मतलब हमारी जितनी सिग्नल आ रहे हैं ना, उनकी जितनी बैंडविड्थ कंबाइंड है, ठीक है, उससे अगर हमारी लिंक की बैंडविड्थ ज़्यादा है, ठीक है, तो हम ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्शन। सिग्नल जनरेटेड बाय ईच सेंडिंग डिवाइस मॉड्यूलेट डिफरेंट कैरियर सिग्नल। मतलब कि ये है कि जो डिवाइस सिग्नल जनरेट करती है ना एनालॉग का, वो तो हर की अपनी एक कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। कैरियर फ्रीक्वेंसी वो होती है जो इन सिग्नल्स को कैरी करके लेके जा रही होती है। दिस मॉड्यूलेट सिग्नल आर देन कंबाइंड इनटू अ सिंगल कंपोजिट सिग्नल, ठीक है, कंपोजिट सिग्नल बना देते हैं इन सबको कंबाइन करके, दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय द लिंक, ठीक है, तो जो कि हम एक लिंक के थ्रू भेज सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये है कि हमारे पास इस तरीके से लाइन सी मल्टीपल, ठीक है, और ये लिंक बेसिकली एक है, इसमें हमने मल्टीपल चैनल बनाए हुए हैं। गार्ड बैंड्स क्या कहते हैं, ये जो चैनल, ये जो कलर एंड डिफरेंट, ये डिफरेंट बैंड्स को शो कर रहे हैं, और इनको हम गार्ड बैंड्स कहते हैं। गार्ड बैंड्स ये होता है कि डिफरेंट जो हमारी इनपुट्स थी वो चूँकि एक ही लिंक में भेजी जा रही हैं एज ए कॉम्पोजिट सिग्नल, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें। बस मतलब इनकी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी थी ना, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हर सिग्नल क्या जो जनरेट होता है उसके साथ उसकी अपनी कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये फ्रिक्वेंसीज एक दूसरे के साथ मैसअप ना करें, इंटरफेयर ना करें। सॉरी, जो ये फ्रीक्वेंसीज हैं ये सिग्नल के ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज के साथ मैसअप ना करें, इस वजह से हम गार्ड बैंड्स को यूज़ करते हैं। ओके, अब होती कैसे FDM एक्चुअली में, तो यहाँ पे आपके पास ये सिग्नल है, इनको आपने देखना है, और इसमें इरेजर ओके अलाउ नहीं बर, तो इसमें ये जो ब्लू कलर का सिग्नल है ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है। यहाँ पे ये 3 सिग्नल थे हमारे पास, ये 1, ये 2 और ये 3। ओके, तो इनको हमने मॉड्यूलेटर में डाला। अब मॉड्यूलेटर के पास एक कैरियर फ्रिक्वेंसी थी, उस मॉड्यूलेटर ने क्या किया, इस सिग्नल को इस कैरियर फ्रिक्वेंसी के साथ मिक्स करके कुछ इस तरीके से हमारा सिग्नल जो है वो हमें बना के दे दिया। फिर इस तरीके से सेकंड वाले ने भी यही काम किया, थर्ड वाले ने भी। फिर हमारे पास एक सिंपल जो है इनको ऐड करने का सर्किट था, उसने इन तीनों सिग्नल्स को ऐड करके एक कंपोजिट सिग्नल बना दिया जो कि हमारी एक लिंक के थ्रू जाएगा। डी मल्टीप्लेक्सिंग साइड पे क्या होगा, कंपोजिट सिग्नल रिसीव होगा, उससे आगे क्या होंगे, फिल्टर्स लगे होंगे। फिल्टर्स क्या करेंगे, बेसिकली उसमें से डिफरेंट हमारे सिग्नल्स है ना, एक एक करके उनको अलग करके सेपरेट करके निकाल देंगे, ठीक है। फिर ये सिग्नल जो है जाएंगे डी मॉड्यूलेटर के पास। डी मॉड्यूलेटर इनसे जो हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी उसने ऐड की थी मॉड्यूलेटिंग साइड पे, सेंडिंग साइड पे, वो डी मॉड्यूलेटर क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा उस फ्रीक्वेंसी को, और हमें सिंपल सिग्नल हमारा एनालॉग सिग्नल एनालॉग फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, अब एग्जांपल है, ये कहता है कि आपके जो है, कहता है कि अज्यूम दैट वॉइस चैनल ऑक्युपाइज द बैंडविड्थ, कि एक वॉइस चैनल जिसकी बैंडविड्थ कितनी है, 4 किलोहर्ट्ज़। वी नीड टू कंबाइन 3 वॉइस चैनल्स इनटू अ लिंक। हमें 3 चैनल्स को कंबाइन करना है एक लिंक पे विद द बैंडविड्थ ऑफ 12 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, जिसकी बैंडविड्थ कितनी है, 12 किलोहर्ट्ज़। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 20 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 32 किलोहर्ट्ज़ तक, ठीक है। ये उसकी एक्चुअल जो है अमाउंट है, उसकी नंबर वैल्यू है, और जो उसकी रेंज है वो है 20 किलोहर्ट्ज़ से 32 किलोहर्ट्ज़ तक।
मतलब उसमें ये वाली फ्रीक्वेंसीज पास हो सकते हैं। कहता है शो द कन्फिगरेशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन, हमने FDM अप्लाई करनी है, अज्यूम देयर आर नो गार्ड बैंड, तो गार्ड बैंड यहाँ पे नहीं है। ओके, तो सिंपली हमने क्या किया, ये 4 किलोहर्ट्ज़ की लाइन थी, इनको मॉड्यूलेटर से गुजारा है। जो फर्स्ट वाली थी उसको हमने 20 से 24 किलोहर्ट्ज़ की जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट किया, फिर सेकंड को 24 से 28 तक, थर्ड को 28 से 32 तक, फिर कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद हमने हायर बैंडविड्थ की जो लिंक थी उसके थ्रू भेजा है। देन अगेन डी मल्टीप्लेक्सिंग साइड पे क्या हो रहा है कि बैंड पास फिल्टर थे जिन्होंने उनको कैरियर फ्रीक्वेंसीज को अलहदा किया, फिर हमें सिग्नल दिए, सिग्नल हमारी दूसरी साइड पे हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया। ओके, अगेन एग्जांपल है, कहता है कि 5 चैनल्स हैं, ठीक है, ईच विद 100 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ थी, कि हर किसी की जो बैंडविड्थ है हर एक चैनल की वो 100 है, आर टू बी मल्टीप्लेक्स करना है। व्हाट इज़ द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ द लिंक इफ देयर इज़ अ नीड फॉर गार्ड बैंड ऑफ 10 किलोहर्ट्ज़ बिटवीन द चैनल, ठीक है। तो 10 किलोहर्ट्ज़ का जो है गार्ड बैंड भी होगा। गार्ड बैंड मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर ना करें, तो हमें 10 किलोहर्ट्ज़ का गार्ड बैंड भी अप्लाई करना है और 100 किलोहर्ट्ज़ हर चैनल की बैंडविड्थ भी है। तो हमें फाइंड करनी है कि हमें जो लिंक चाहिए इन सबको मल्टीप्लेक्स करके भेजने की, उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी। तो हमने सिंपली क्या किया, पहले तो हमारे चैनल थे 5, हर की 100 किलोहर्ट्ज़ थी, तो 5 मल्टीप्लाई 100 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, और प्लस उसके बाद जो गार्ड बैंड था वो 4 हैं, क्योंकि फर्स्ट से जो है पहले नहीं है ना, तो 4 हैं यहाँ पे, ये 1 2 और 3 और 4, तो 4 ये 10 किलोहर्ट्ज़ के गार्ड बैंड से। गार्ड बैंड का सिंपली काम ये होता है कि ये जो चैनल्स हैं हमारे ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें। ओके, तो 4 ये हो गए, 4 मल्टीप्लाई 10 ये 40 ये हो गए, तो 500 ये 540 किलोहर्ट्ज़ हमारी टोटल बैंडविड्थ बन गई। मतलब अगर हमारे पास 540 किलोहर्ट्ज़ की लिंक होगी तो उससे हम ये चैनल मल्टीप्लेक्स करके भेज सकते हैं। ओके, एनालॉग कैरियर सिस्टम कहता है कि टेलीफोन कंपनीज मल्टीप्लेक्स सिग्नल फ्रॉम लोअर बैंडविड्थ लाइंस टू हायर, ठीक है, ये अभी हम हायरार्की में देखते हैं। और एनालॉग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, FDM यूज़ करते हैं। ओके, अब ये हायरार्की क्या होती है कि हमारे पास जो एंड रिजल्ट में जो हमारे पास चैनल्स हमारे पास लिंक्स आ रही होती हैं ना, उसमें ये नहीं होगा कि हमारे पास 4 किलोहर्ट्ज़ के चैनल होंगे। उसमें कुछ यूँ होता है कि सबसे पहले आपके पास 12 वॉइस चैनल थे, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे 4 किलोहर्ट्ज़ के, उनको हमने मल्टीप्लेक्स किया और 48 किलोहर्ट्ज़ के एक ग्रुप बनेगा 12 से, ठीक है। फिर इस तरीके से सेकंड स्टेज पे हमारे पास 5 ग्रुप इस तरीके से 48 किलोहर्ट्ज़ के आएंगे। इनको मल्टीप्लेक्स करके देन हम 240 किलोहर्ट्ज़ का एक चैनल बनाएंगे, बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप बनाएंगे 240 किलोहर्ट्ज़ के, जिसमें 5 हमारे 48 किलोहर्ट्ज़ वाले ग्रुप्स होंगे। देन ये जो एक ग्रुप होगा इसको हम सुपर ग्रुप बोलेंगे, और इस तरीके से फिर अगली नेक्स्ट स्टेज में 10 सुपर ग्रुप इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे इनके वॉइस चैनल भी लिखेंगे कि 12 वॉइस चैनल थे 4 किलोहर्ट्ज़ के, पहले में एक ग्रुप में कितने होंगे, 12 होंगे, नेक्स्ट में कितने होंगे, 60 होंगे, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 12 तो हमारे 60 चैनल्स हो गए। फिर 10 सुपर ग्रुप थे, 10 मल्टीप्लाई बाई 60 तो 600 वॉइस चैनल हो गए, एंड सो ऑन। मतलब ये सिंपल हायरार्की बताइए कि आपको सिंपली आपको वो एक नहीं भेज रहे थे वॉइस चैनल, मतलब मल्टीप्लेक्स करके डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म में आपको भेज रहे थे। ओके, अच्छा, लास्ट में फिर जंबो ग्रुप होता है जो आगे मजीद मतलब भेजा जाता है। ओके, अब WDM क्या होती है कि डिज़ाइन टू यूज़ द हायर डाटा रेट कैपेबिलिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। FDM में यह था कि हम जो है उसमें क्या होती है वो बैंडविड्थ ज़ाया होती है, सॉरी, अगर यहाँ पे अगर हम FDM यूज़ करेंगे ना तो उससे हमारी बैंडविड्थ फाइबर ऑप्टिक की जाएगी, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक से आप बहुत ज़्यादा हाई डाटा रेट में डाटा भेज सकते हो। तो उसके लिए हमने WDM यानी वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्शन डिज़ाइन किया है। फाइबर डाटा इज़ हायर दैन, ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि जो मेटालिक नॉर्मल केबल होती है उससे फाइबर का डाटा रेट ज़्यादा होता है। यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल फॉर सिंगल लाइन वेस्ट अवेलेबल बैंडविड्थ, ठीक है। अगर हम एक सिंगल लाइन के लिए फाइबर ऑप्टिक को यूज़ करेंगे ना, मतलब जहाँ पे हमारा FDM से काम चल सकता है, वहाँ पे अगर हम फाइबर ऑप्टिक यूज़ करेंगे तो हमारी बैंडविड्थ जो है वो उसकी ज़ाया होगी। मल्टीप्लेक्सिंग अलाउज टू कंबाइन सेवरल लाइंस इनटू वन, तो हम मल्टीप्लेक्सिंग का पता है कि क्या करते हैं। ओके, अब इसमें अगेन उसी तरीके से होगा कि हमारे पास 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो है वो आएंगे, हमारे सिग्नल्स आएंगे, और उनको हम कंबाइन करके मल्टीप्लेक्स करके एक लिंक के थ्रू भेज देंगे। ये जो सिंबल है इसको लैम्डा बोलते हैं और ये वेवलेंथ के लिए यूज़ होता है। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है थोड़ी सी प्रिज्म के हिसाब से कि प्रिज्म क्या करता है। प्रिज्म बेसिकली ये एक पीस ऑफ ग्लास होता है जो कि मल्टीपल लाइट की रेज़ को एक में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग का काम करता है। फिर डी मल्टीप्लेक्सिंग भी इस तरीके से होती है कि एक रे आएगी और उसको फिर मल्टीपल रेज़ में हम चेंज कर देते हैं। अब यूजुअली इसका अगर आप प्रैक्टिकल में आपको बताऊं तो अगर आप प्रिज्म देखें या यूट्यूब वगैरह पे वीडियो जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रिज्म क्या करता है। एक इस तरीके से ट्रायंगल शेप का होता है 3D, उसमें आपकी एक सिंपल वाइट लाइट की रे आती है और वो उसके आपको 7 कलर्स
शो करता है। मतलब मल्टीप्लेक्सिंग आप समझ लें कुछ इस तरीके से हो सकती है, मतलब वो एक तरीके से डी मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी लिखी हुई है कि एक WDM भी होती है, डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, जो कि नॉर्मल WDM से एफिशिएंट होती है। बाकी इन्होंने डिटेल वगैरह कुछ नहीं दी इसकी। अच्छा, टाइम डिवीजन क्या है, डिजिटल के लिए यूज़ होगी, ठीक है। कहता है कि जो डिजिटल प्रोसेस दैट अलाउज सेवरल कनेक्शन टू शेयर द हायर बैंडविड्थ ऑफ लिंक, ठीक है। ऐसे डिजिटल प्रोसेस जिसमें हमारे जो कनेक्शंस हैं वो एक ही बैंडविड्थ क्या करते हैं कि एक ही लिंक की बैंडविड्थ को शेयर करते हैं, तो उसमें फिर हमारा जो टाइम होता है वो भी शेयर्ड होता है। सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि आपके पास एक लिंक है यहाँ से, उसके साथ मल्टीपल जो है कंप्यूटर्स आपके जुड़े हुए हैं। तो अब ऐसा नहीं कि एक ही कंप्यूटर जो है वो डाटा भेजता रहेगा, कुछ टाइम के लिए इसको इजाज़त मिलेगी, फिर अगले को मिलेगी, फिर अगले को, इस तरीके से। तो टाइम भी हमारा क्या होता है, शेयर्ड होता है। इसके हिसाब से फिर हम मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बड़ा सिंपल से इन्होंने प्रोसेस दिखाया हुआ है कि मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। यहाँ पे पहले फर्स्ट ने डाटा भेजा, यहाँ पे इस तरीके से, फिर सेकंड ने भेजा, फिर थर्ड ने इस तरीके से, फिर अगेन ये सीक्वेंस आया, फिर फर्स्ट ने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। फिर मतलब ऐसे नहीं होगा कि पहले वन ही भेजता रहेगा, फिर तो इसी तरीके से रिसीविंग साइड पे फिर कुछ डीमल्टीप्लेक्सिंग इसी तरतीब से होती है जिस तरीके से सेंडिंग पे हुई थी। अच्छा, TDM के दो टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस TDM होता है और स्टैटिस्टिकल TDM होता है। ये जो एक आपको रेक्टेंगुलर शेप नज़र आ रही है ना, ये ऑरेंज, ये एक डब्बा, इसको हम एक टाइम स्लॉट बोलते हैं। एक टाइम स्लॉट के लिए एक डिवाइस को मिलती है, फिर अगली दूसरी को, इस तरीके से। ओके, अब होती कैसे है, यहाँ पे हमारे पास 3 लाइंस हैं, 3 समझ लें कंप्यूटर से डाटा आ रहा है, 3 बिट्स का समझ लें, जो भी ये 3 डाटा के जो एलिमेंट्स हैं। तो पहले क्या हुआ कि फर्स्ट फ्रेम जो हमारा है इसमें देखें तो हमारे पास A1 है, B1 है और C1 है। फिर नेक्स्ट में क्या है, A2 है, B2, C2। मतलब पहले एक डिवाइस को एक हर फ्रेम में अपना कुछ डाटा भेजने का मौका मिला, फिर अगले को, फिर अगले को, इस तरीके से। ये यहाँ पे अगेन यही जो एक रेक्टेंगल है छोटा सा, इसको हम एक टाइम स्लॉट बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है, इसको हमने सॉल्व करना है। कहता है कि इन द फिगर डाटा रेट ऑफ ईच इनपुट इज 1 kbps, ठीक है। हमें डाटा रेट मिल गया। इफ 1 बिट एट अ टाइम इज मल्टीप्लेक्स, ठीक है, अ यूनिट इज 1 बिट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ, हमें ईच इनपुट स्लॉट की ड्यूरेशन फाइंड करनी है। ईच आउटपुट स्लॉट की हमें ड्यूरेशन फाइंड करनी है, एंड देन फाइनली हमें ईच फ्रेम की ड्यूरेशन फाइंड करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले कहता है कि हमें क्या गिवन है यहाँ पे इस फिगर से देख के 3 इनपुट लाइंस है ABC, हर का डाटा रेट कितना है 1 kbps और 1 बिट पर स्लॉट हम भेज रहे हैं, ठीक है। अब हमने ईच इनपुट के लिए, स्लॉट के लिए कैसे हम फाइंड करेंगे, बिट रेट हमें दिया हुआ है और बिट ड्यूरेशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 1/1000 करके, क्योंकि kbp ऐसा ना के क्या होता है, किलो किसकी होता है, 10⁻³ होता है। 10⁻³ कितना होता है, 1000, और पर सेकंड हो रहा है, मतलब 1 सेकंड में हो रहा था। हमने टाइम निकालने के लिए इसको 1/1000 किया, तो हमारे पास टाइम क्या आ गया, 1 मिलीसेकंड। ओके, अब मिलीसेकंड हमारे पास आ गया। कहते हैं सो ईच इनपुट स्लॉट 1 बिट लास्ट 1 मिलीसेकंड, हर बिट कितना टाइम ले रहा है, 1 मिलीसेकंड। बिकॉज 3 इनपुट्स हैं, ठीक है, शेयर द लिंक, द मल्टीप्लेक्सर मस्ट सेंड 3 बिट्स इन दैट सेम मिलीसेकंड। मतलब हर इनपुट, क्योंकि 3 इनपुट है ना, तो 1 मिलीसेकंड में हमने कितने डाटा भेजने, 3 बिट, ठीक है। तो हर ईच जो आउटपुट स्लॉट है या इनपुट स्लॉट है वो भी कितना टाइम ले रही है, 1 मिलीसेकंड। अच्छा, सो ईच आउटपुट स्लॉट लास्ट कितना, 1 मिलीसेकंड बाय 3 करेंगे, क्योंकि 3 इनपुट्स हैं, ठीक है, तो 1/3 मिलीसेकंड आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली जो फ्रेम है उसको हम क्या करें, जो फ्रेम है वो कितना टाइम लेगा, कि फ्रेम हैज़ 3 आउटपुट स्लॉट, ठीक है। ये एक फ्रेम है ना, तो इसमें 3, ये 1 2 3 टाइम स्लॉट्स हैं। सो फ्रेम ड्यूरेशन अगेन वो कितनी हो जाएगी, 3 × 1/3 मिलीसेकंड करेंगे, तो हमारे पास अगेन 1 मिलीसेकंड का टाइम आ जाएगा। तो मतलब फ्रेम का टाइम 1 मिलीसेकंड था, इनपुट स्लॉट का भी 1 मिलीसेकंड था, आउटपुट के लिए 1/3 मिलीसेकंड था। ओके ओके, अब इंटरलीविंग क्या होती है, इंटरलीविंग सिंपली ये होती है कि हमारी चूँकि सेंडिंग और रिसीविंग साइड सिंक में होती हैं। सिंक का मतलब ये है कि सेम होती हैं, ठीक है, मिली हुई होती हैं, सेम, मतलब जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं ना, तो ये हमेशा सिंक में रहती हैं इस तरीके से। तो सिंपल इसमें यह है कि जिस सीक्वेंस में हम डाटा भेजते हैं, लाइक A1 B1 C1 A2 B2 C, इस सीक्वेंस में भेजा है ना, और ये वाली अगर आप अरेंजमेंट देखें डाटा की सेंडिंग साइड पे, तो रिसीविंग साइड पे बिल्कुल इसी तरीके से है। मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे A1 आता, A2 A3, इस तरीके से नहीं, सीक्वेंस बिल्कुल वही है। इसी को कहते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन। ओके, अब मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है कि हम एक बड़ी मल्टीप्लेक्सिंग करने से पहले छोटी मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं, और डी मल्टीप्लेक्सिंग साइड पे भी इस तरीके से हो सकता है।
हो ये रहा था कि हमें चाहिए थी 40 किलोबिट्स की लाइंस, और हमारे पास 3 40 की थी और 2 क्या थी 20 की। तो हमने 20 को पहले मल्टीप्लेक्स करके एक 40 की बना ली और फिर सबको मल्टीप्लेक्स करके एक 160 किलोबिट्स की जो है वो लिंक बना ली। तो हम मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है कि हमारे पास ये था 50 KB का एक सिग्नल था, बाकी 25 के थे, हमें इसको 25 का बनाना, तो हमने डी मल्टीप्लेक्सिंग कर दी, मतलब मल्टीप्लेक्सिंग से पहले डी मल्टीप्लेक्सिंग की, उसको 25 KB की लाइन में कन्वर्ट किया, देन हमने उनको जो है अपने मल्टीप्लेक्सर में फीड किया और हमारे पास क्या हो गया कि एक हमारी जो है 125 किलोबिट्स की एक लाइन वो बन गई, इनपुट बन गई। अब ये कहता है कि ये जो हमारा 50 किलोबिट्स वाला जो सिग्नल था ना, जो डाटा था, उसके लिए 2 टाइम स्लॉट्स होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके सिग्नल्स एक्चुअली में 2 थे, तो उसके लिए 2 टाइम स्लॉट्स होंगे हमारे हर फ्रेम में। ओके, अब पल्स स्टफिंग या बिट स्टफिंग क्या होती है? बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देखें कि 50 KB की लाइन है, यहाँ पे भी 50 KB की है और लास्ट वाली 46 की थी, तो हमने पल्स स्टफिंग यूज़ करके सिंपली क्या किया, एडिशनल डमी बिट्स ऐड कर दिए। ठीक है, ये सिर्फ हमारे मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस को इजी करने के लिए था। जब हमारा डी मल्टीप्लेक्सिंग होगी तो उसमें ये जो एक्स्ट्रा बिट्स, इसमें 4 बिट्स ऐड हुई, ये इसको 50 बनाया ना, तो 4 बिट्स इसमें जो ऐड हुई हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, डिजिटल हायरार्की भी अगेन उसी तरीके से होती है आपकी एनालॉग की तरह के। पहले आप जो 24 जो है वो 60 KB के सिग्नल्स ऐड करते हो। ये जो 64 KB के सिग्नल है इनको हम DS0 कहते हैं, डिजिटल सिग्नल 0। इस तरीके से फिर ये इनके ग्रुप जो बन के निकलते हैं वो उनको DS1 बोलते हैं। फिर दैन DS1 के जो मज़ीद ग्रुप बनते हैं DS2 बनते हैं। इस तरीके से इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि आपके जो DS1 है एक ग्रुप, उसमें आपके 24 DS0 होते हैं और उसका डाटा रेट कितना होता है 1.544 मेगाबिट्स एंड सो ऑन। ये डिफरेंट इन्होंने बताएं कि आपके जो DS2 है उसमें 4 DS1 होंगे, फिर DS3 में 7 DS2 होंगे और DS4 में इस तरीके से 6 DS3 होंगे। इनकी डिफरेंट डाटा रेट्स वगैरह भी बताए हुए हैं। ओके, यहाँ पे अगेन वही एक टेबल में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लाइन का मतलब है कि हम जो केबल यूज़ कर रहे हैं इस सिग्नल को कैरी करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी हमने पीछे देख ली कि हम DS2 कैसे बनाते हैं, DS1 को मल्टीप्लेक्स करके, DS3 कैसे बनाते हैं, DS2 को मल्टीप्लेक्स करके एंड सो ऑन। अच्छा, ओके, अब T1 लाइन क्या है? बेसिकली एक लाइन है जो कि हम जो हमारी यूज़ होती है ये आपके इसमें टेलीफोन लाइन्स वगैरह में। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे एनालॉग सिग्नल थे, यहाँ से वॉइस चैनल्स आ रहे थे, 24 वॉइस चैनल थे 4 किलोहर्ट्ज़ का। फिर हमने PCM को यूज़ करके उस एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया, फिर TDM अप्लाई किया। TDM में हमने सिंपली ये T1 लाइन यूज़ करके अपना डाटा जो है वो भेज दिया। अब डी मल्टीप्लेक्सिंग साइड भी कुछ यूँ होगा कि अगेन इस एनालॉग डाटा को पहले डिजिटल में मतलब कन्वर्ट किया जाएगा PCM के थ्रू या जो भी टेक्निक होगी, और देन हमारे जो आउटपुट जहाँ पे चाहिए थे वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, ई लाइन रेट क्या होता है? ये हमारी जो टी है ये यूनिवर्सल है और ई लाइन एक जो यूरोप में होने वाली यूज़ होने वाली लाइन है वो है। उसके डिफरेंट बताया हुआ है कि उसका डाटा रेट E1 का कितना डाटा रेट होता है, वो कितनी वॉइस चैनल्स लेके जा सकती है। E2 देन E1 को मल्टीप्लेक्स करके E2 बनाते हैं। अच्छा, इससे यहीं से आप इनके वॉइस चैनल्स की अमाउंट देख के भी ना अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब 30 है E1 में, ठीक है, तो E2 में हम देख रहे हैं 120 है, तो आप इसको सिंपली डिवाइड करें 30 से 120 को, तो जो आंसर आएगा मतलब उसमें इतनी E1 लाइन्स। अब 34 टाइम्स होगा ना, तो मतलब E2 में 4 E1 की लाइन्स होंगी। इस तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है इनकी। ओके, अच्छा, एम्प्टी स्लॉट्स क्या होती हैं? अब हमने TDM की 2 टेक्निक्स देखी थी, एक हमने पढ़ी है सिंक्रोनस और दूसरी थी स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल में ये होता है कि बल्कि हमारी जो सिंक्रोनस है उसमें एक इशू आता है, उसमें इशू आता है कि हमारे अगर किसी लाइन पे कोई डाटा नहीं है तो जो हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है उस एम्प्टी लाइन के लिए भी हमारे पास टाइम स्लॉट्स है वो क्या करता है, एलोकेट करता रहता है, उनको देता रहता है। हालांकि यहाँ पे कोई डाटा ही नहीं है, मतलब इसने पहले इस वाली लाइन से डाटा मांगा, फिर इससे मांगा, इसके पास डाटा था ही नहीं, लेकिन इसने फिर भी यहाँ पे क्या कर दिया कि एम्प्टी स्लॉट छोड़ दी एंड सो ऑन। ओके, तो यहीं पे ये बता रहे हैं कि स्टेटस जो हमारा सिंक्रोनस है उसमें ये इशू होता है कि एम्प्टी स्लॉट आ जाते हैं। इवन अगर हमारी लाइन के पास डाटा नहीं भी है ना, तो फिर भी उसके लिए मल्टीप्लेक्सर टाइम स्लॉट्स एम्प्टी वो करता रहता है, एलोकेट करता रहता है। जो हमारा स्टैटिस्टिकल है इसमें डायनामिक स्लॉट एलोकेशन होती है। मतलब ये है कि अगर हमारे किसी लाइन के पास डाटा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल सी के पास डाटा नहीं है और ए के पास सिर्फ एक ही डाटा है और ई के पास भी एक ही डाटा है, तो ये क्या करेगा कि देखेगा कि अगर इसके पास डाटा नहीं है तो इसके लिए कोई टाइम स्लॉट नहीं रखेगा एंड सो ऑन। जिसके पास जितना डाटा है उसको उतना ही टाइम स्लॉट्स दी जाएंगे।
लास्ट पे स्प्रेड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ये होता है कि जब आप इन सिंपल वर्ड्स की बात करते हैं, पेरेंट वर्ड्स की भी बात कर रहे थे, कि जब आप सिग्नल एक भेजते हो ना, तो उसकी एक मखसूस क्या होती है कि वेवलेंथ होगी या फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी चीज़ होती है। तो इसको इजीली हम वो कोई अगर बाहर से जो बंदा हैकर वगैरह जो इंट्रूडर है, वो इसको इजीली डिकोड करके हमारे डाटा को जो है वो हासिल कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम का यूज़ करते हैं। इसमें करते क्या है, हम बेसिकली क्या है, जैमिंग से बचाने के लिए, मलिशियस इंट्रूडर्स से बचाने के लिए, इन सिंपल वर्ड्स हैकिंग वगैरह से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं। ये कहता है एड्स रिडंडेंसी एंड स्प्रेड्स ओरिजिनल स्पेक्ट्रम नीडेड फॉर ईच स्टेशन। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। किधर गया ये, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फॉर एग्जांपल वर्ड लिखा हुआ है स्प्रेड। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेडली कोई चीज़ ऐड करना। तो अब ये स्प्रेड लिखा हुआ है, आपको पता चल रहा है कि ये वर्ड स्प्रेड है। अगर मैं इसमें कुछ इस तरीके से रिडंडेंट्स जो है कैरेक्टर्स ऐड कर दूँ कुछ इस तरीके से, तो अब ये किसी को नहीं पता चलेगा कि स्प्रेड लिखा हुआ है। तो इसी तरीके का काम जो है वो कुछ हमारा जो ये है स्प्रेड स्पेक्ट्रम करता है। ओके, तो अच्छा, इसके प्रिंसिपल क्या है, कहते हैं बैंडविड्थ जो एलोकेट की जाती है इस स्टेशन को नीड टू बी लार्जर, ठीक है, व्हाट इज़ नीडेड टू अलाउ रिडंडेंसी, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल बैंडविड्थ होती है ना स्टेशन की या हमारे सिग्नल की, ठीक है, उससे हमें ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए होती है रिडंडेंसी ऐड करने के लिए, ठीक है। तो स्प्रेड प्रोसेस जो है शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल। इसका मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल था हमारा, और ये येलो क्यों है, रेड, ओके। तो ये हमारे पास सिग्नल है और इसकी बैंडविड्थ ये हमें बताई हुई कि इसकी ये रेंज है, बेसिकली ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगी या व्हाटएवर, ओके। तो अब स्प्रेडिंग कोड है, स्प्रेडिंग कोड बेसिकली कोई पैटर्न होगा ना। तो स्प्रेडिंग प्रोसेस के बाद हमारा जो सिग्नल है वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। अब वो पीछे कह ये रहा था कि इसकी ये जो हमारे सिग्नल जो बना है ना, इसको ये ओरिजिनल सिग्नल के साथ इंटरफेयर ना करे, क्योंकि अगर इंटरफेयर किया तो हमारा डाटा चेंज हो जाएगा। तो ये हमें मेक श्योर करना होता है कि ये ना हो। बहरहाल, तो जो हमारी बैंडविड्थ होती है स्प्रेड स्पेक्ट्रम के बाद, वो हमेशा हमारी नॉर्मल बैंडविड्थ से बड़ी होती है, ओके। अब इसकी दो टेक्निक्स हैं, एक फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम है और एक डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम है, FHSS और DSSS, ओके। अब फ्रीक्वेंसी वाले में क्या होता है, कहता है कि m डिफरेंट कैरी फ्रीक्वेंसी दैट आर मॉड्यूलेटेड बाय द सोर्स सिग्नल, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट जो है वो फ्रीक्वेंसीज होंगी। बेसिकली ये होता है कि इसको मैं आपको अगर इससे समझाऊं तो इससे ज़्यादा इजी समझ आएगी। यहाँ पे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल है। इस फ्रीक्वेंसी टेबल में एक लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी कुछ इस तरीके से 1 2 3 डिफरेंट जो है किलो उसमें हर्ट्स में। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और सर्किट है जो कि हमारा जिसको कहते हैं सीडो रैंडम कोड जनरेटर। ये हमारे पास कोई एक लिस्ट ऑफ कोड्स होगी, ठीक है, बाइनरी में या जिसमें भी। फॉर एग्जांपल हम यूजली बाइनरी में होगी के बिट पैटर्न, के यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है, या तो 2 बिट पैटर्न होंगे या 3 बिट होंगे, डिपेंड्स अपॉन कि हमें कितने कोड जो है वो चाहिए। तो यहाँ से ये क्या करेगा, एक कोड सेलेक्ट करेगा और ये कोड फिर हमारे इस फ्रीक्वेंसी टेबल को फीड करेगा। ये फ्रीक्वेंसी टेबल बेस्ड ऑन दैट कोड जो कि इस सर्किट ने इसको भेजा है, बेस्ड ऑन दैट कोड यहाँ से कोई फ्रीक्वेंसी हमारे फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र को देगा। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र क्या करेगा, मॉड्यूलेटर को देगा। और यहाँ से पीछे हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आ रहा था, तो हमारा मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को जो कि फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र ने उसको दी है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारे ओरिजिनल सिग्नल को स्प्रेड कर देगा, उसको फैला देगा। और जो फैल जाएगा तो फिर मतलब रायता फैल जाएगा और उसको कोई बंदा सिग्नल को और पढ़ नहीं सकता। देन जो हमारी फिर साइड होगी दूसरी रिसीविंग साइड, वहाँ पर ये सारी प्रोसेस उलट की जाएगी। और उलट करने के बाद हमें क्या होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐड हुई थी इस स्टेज पे, वो रिमूव करके हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा, ओके। तो यही है कि इसमें ये इस तरीके से कुछ पैटर्न्स होंगे और पैटर्न्स की बेस पे हम कोई फ्रीक्वेंसी एक सिलेक्ट करेंगे, वो मैंने आपको बताई दिया, ओके। इसमें सिंपली होता ये है कि रैंडमली जो है वो सिग्नल की डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करके हम उसको स्प्रेड करते रहते हैं, ओके। अच्छा, अब इसमें यह होता है कि हमारे पास जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसीज़ हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कितनी थी, टेबल में 8 फ्रीक्वेंसी थी। तो जब सारी फ्रीक्वेंसी एक एक दफ़ा यूज़ हो जाती हैं तो फिर ये इसको हम बोलते हैं एक साइकिल, और ये साइकिल फिर इसी पैटर्न में रिपीटेडली चलता रहता है, ओके। बैंडविड्थ शेयरिंग भी इस तरीके से कुछ होती है कि अगर हम पहले देखें तो हमारी जो है वो नॉर्मल FDM में क्या हो रहा था कि इस तरीके से 4 फ्रीक्वेंसी थी और सब जो है वो हम देख सकते हैं कि सिंपल है। यहाँ पे FHSS में क्या किया, FHSS में क्या किया हमने इसमें हॉपिंग में कि
जो बैंडविड्थ थी वो भी शेयर कर दी है कि अब डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट बैंडविड्थ को शेयर कर रही हैं। इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है। ओके, अब डायरेक्ट जो है इसमें क्या होता है, DSS ऑल्सो एक्सपैंड द बैंडविड्थ, ठीक है, ये भी वही काम करता है, बट द प्रोसेस इज डिफरेंट, ठीक है, प्रोसेस डिफरेंट। वो कहता है वी रिप्लेस ईच डाटा बिट विद n बिट्स यूजिंग अ स्प्रेडिंग कोड, ठीक है, हमारा जो हर डाटा बिट होती है उसको हम n बिट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं कोई स्प्रेडिंग कोड यूज़ करके। ईच बिट इज़ असाइंड अ कोड ऑफ n बिट्स, ठीक है, हर बिट को मतलब एक बिट थी उसको हमने n बिट्स, n कोई नंबर होगा उतनी बिट्स में चेंज कर दिया, कॉल्ड चिप्स, जिन बिट्स में हमने उसको चेंज किया है हमने अपने ओरिजिनल सिग्नल को, उसको हम चिप्स बोलते हैं। वेयर द चिप रेट इज़ n टाइम दैट ऑफ द डाटा बिट, ठीक है, हमारा जो डाटा बिट है, ठीक है, उससे कितना लार्ज होता है, ये कितना साइज होता है हमारे चिप रेट का, तो हमारे n पे डिपेंड करता है कि हमने कितने उसमें चेंज किया था चिप्स में। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, सिग्नल आया ओरिजिनल, ठीक है, चिप्स जनरेटर था, उस चिप्स जनरेटर ने क्या किया कि हमारे सिग्नल को मॉड्यूलेट कर दिया, चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर हमारा डाटा था कुछ यूँ करके 101, तो उसको हमने वो करके क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे जो चिप्स जनरेटर था उसने कुछ इस तरीके से 111 की चिप्स जनरेट की, तो हमने क्या किया कि इसको 3 चिप्स में इस तरीके से जो है वो कर दिया, समझ लें कि स्प्रेड कर दिया। अब ये कोई नहीं पढ़ सकता कि ये क्या मैसेज है, बट जो हमारा रिसीविंग साइड होगी, चूँकि वो भी हमारे पास, उसके पास भी हमारा इस तरीके से स्प्रेडिंग कोड होगा, तो वो इसकी बेस पे फिर इसको डिकोड कर सकता है। एंड दैट्स इट।